खेत पे ले जाया गया, फिर उसको चारपाई से बांधा गया, उसके पैरों में कील ठोकी गई, फिर उसको गोली मारी गई, उसके बाद उसको पेट से टांगा गया और पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया गया कि हमने उसको मार करके पेट पर टांग दिया, उसे उतार के ले जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, शायद गुर्जर समाज से वो आते हैं। जब उनको पता लगा कि ऐसी घटना हुई है तो वो घटनास्थल पर पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने उन दोनों को फिर मारा। तो कभी मटका छूने पर वहां का टीचर उस बच्चे को मार देता है और एकजुट ना होना ही इन सब घटनाओं का एक मुख्य कारण और कारक के रूप में हम देख रहे हैं। हमें तो अम्बेडकरवाद चाहिए, हमें तो अम्बेडकर का संविधान चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज। हमारे साथ हैं केपी चौधरी जी, ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST के सेक्रेटरी हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे अभी जो मेरठ में जो पार्षद की जो हत्या हुई है उसको जिस तरह से, और दलितों के इतने सारे अत्याचार क्यों हो रहे हैं देश में, इन्हीं दलितों के मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे सर से। सर, जिस तरह से जो मेरठ की जो घटना हुई है ये सर दलितों के साथ ही क्यों हो रहा है, जबकि कहा जा रहा है कि देश में राम राज्य आ गया है? देखिए, यहाँ ये बात अपने आप में बड़ी दिलचस्प है जो अभी आपने सवाल किया है कि देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ में देश के कोने कोने में कभी मूंछ के रखने के ऊपर मार दिया जाता है, तो कभी मटका छूने पर वहाँ का टीचर उस बच्चे को मार देता है। कभी पैसा मांगने अगर जाए अपनी मजदूरी के तो वो पैसा देने की बजाय उसे जान से मार करके पेड़ पर टांग करके पुलिस को फ़ोन करता है कि आप मैंने मार दिया है, इसे उतार लीजिएगा। इसका एकमात्र कारण ये है कि जो देश का अनुसूचित जाति जनजाति समाज जो मूल निवासी है, देश का आदिवासी है, जो देश का असली मालिक है, वो समाज इकट्ठा नहीं है, वो समाज एकजुट नहीं है। उसमें एकता एकजुटता का पूरा अभाव है। कहीं जाति के आधार पर, कहीं उपजाति के आधार पर, कहीं किसी पार्टी के नाम पर, कहीं किसी संगठन के नाम पर लोगों में इतना बंटवारा है कि लोग एकजुट नहीं हैं। और एकजुट ना होना ही इन सब घटनाओं का एक मुख्य कारण और कारक के रूप में हम देख रहे हैं। जो मेरठ के अंदर घटना हुई है, पिटने वाले पार्टी अलग अलग है। एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी का निगम पार्षद है, वो SC समाज का वो पिट रहा है। साथ साथ दूसरी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसका जो निगम पार्षद है वो SC कैटेगरी का वो पिट रहा है। और पीटने वाले जो लोग हैं वो OBC समाज यानी कि जनरल कैटेगरी। इवन इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, शायद गुर्जर समाज से वो आते हैं। जब उनको पता लगा कि ऐसी घटना हुई है तो वो घटनास्थल पर पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने उन दोनों को फिर मारा। इसके बाद में अभी जो इंचोली थाने के अंदर एक गांव है, उस गांव के अंदर एक विजयपाल नाम का एक किसान व्यक्ति, यानी शायद वो भी गुर्जर समाज से बताया गया है, उसका घर बना रहा था। समझे, इंदु शेखर नाम का एक राजमिस्त्री अनुसूचित जाति समाज से था। 2.5 लाख रुपए का उसका बैलेंस उसमें था। उसको मांगने गया तो उसको पैसे देने की बजाय उसको पहले खेत पे ले जाया गया, फिर उसको चारपाई से बांधा गया, उसके पैरों में कील ठोकी गई, फिर उसको गोली मारी गई, उसके बाद उसको पेट से टांगा गया और पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया गया कि हमने उसको मार करके पेट पर टांग दिया, उसे उतार के ले जाइए। मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था की जो धज्जियाँ जिसका दावा कर रही है राज्य सरकार, जिसका जवाब अनुसूचित जाति जनजाति समाज अपनी जो महापंचायत 10 जनवरी 2024 को जो हमारा कमिश्नरी चौराहा मेरठ है उसमें एक बिरादरी की चौपाल यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज की एक चौपाल हो रही है, एक बैठक हो रही है, एक महासभा हो रही है। उस बैठक में समाज के सभी लोगों को याद किया गया है। सभी लोग वहाँ आकर के अपनी एकता एकजुटता का परिचय देंगे और बताएंगे कि ये जो अन्याय हो रहे हैं इस अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ में, और सरकार का बराबर दावा, जैसा भी कहा गया कि राम राज, हमें तो पता राम राज क्या है, हमें तो अम्बेडकरवाद चाहिए, हमें तो अम्बेडकर का संविधान चाहिए। हमें भारत को चलाना भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से देश को चलने का जो एक सपना भारत ने देखा है। और जब 26 जनवरी 1950 को संविधान अंगीकार किया गया तो भारत जो है भारत के संविधान से चलना चाहिए। ये जो अनावश्यक चीजें डाली जा रही हैं, इन चीजों से भारत नहीं चल सकता। और देखिए, एक चीज और मैं कहूंगा, 2 अप्रैल 2018 से भारत के लोग सबक लें। 2 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया था। देश के लोग सड़कों पर आए थे, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के। इस देश की तो पुलिस थी वो कम पड़ गई थी, देश में पूरा अराजकता का वातावरण बन गया था। 2 अप्रैल 2018 भारत बंद ने सिद्ध कर दिया कि ये अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग अगर बिगड़ गए और सड़क पर आ गए तो इस देश की पुलिस और इसका जो फौज है उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये शांति प्रिय समाज है, देश के विकास के लिए काम करता है। गटर में तुम्हारे गोता लगा करके अपना जान तक दे देता है, तुम्हारे टॉयलेट साफ करता है, तुम्हारे खेतों में जाकर के गेहूं कपास धान पैदा करता है, शहरों में मिट्टी डालता है, ईंट ढोता है।
अरे उसके बावजूद भी तुम इस शांति प्रिय समाज को अगर मान लिया जीने नहीं दोगे और अगर ये सड़कों पर आ गया तो देश की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी। मेरा निवेदन है देश के शासकों से कि जो लोग इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, जो इस देश के शांति प्रिय समाज को प्रोवोक करके सड़कों पर लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कानून कार्रवाई करके एक संदेश दिया जाए, ऐसे लोगों को जेल के पीछे भेजा जाए, जिससे कि भारत में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और भारत हर रोज निरंतर विकास की तरफ बढ़ता रहे। सर, जैसा कि आपने कहा कि जेल भेजा जाए, लेकिन आपने उससे पहले कहा कि एकजुट नहीं है समाज। सर, एक समय था कि बहुजन समाज और ऐसे सारा समाज एकजुट हो रहा था, लेकिन उसके बाद क्या ऐसी वजह रही कि समाज अब एकजुट ना होने की वजह अलग अलग जा रहा है? ऐसी क्या वजह रही सर? देखिए, ये एक मैं कहूँगा कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी पूरे विश्व में हर आदमी पर लागू होती है। एक इकट्ठा होना और विघटन होना। आप मेरी बात समझे, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। समाज इकट्ठा भी होता रहा है, समाज बिखरता भी रहा है। मैं बहुत पहली बात करता हूँ, बीपी मौर्य साहब एक नेता हमारे समाज में आए थे। जब वो भाषण देते थे तो सुई भी नहीं गिरती थी। और इतने बड़े नेता थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के एक सिपाही थे कि उनके जलसे में लोग उस समय पैदल, जब हम बड़े छोटे छोटे से थे, 10-10, 20-20 कोस से पैदल लोग चलकर उनके जलसे को सुनने के लिए आते थे। तो इकट्ठा ऐसा नहीं, मायावती जी के समय में, काशीराम जी के समय में वो ऐसा समाज इकट्ठा हुआ है कि लखनऊ के जो, समझे बात आप, जो मैदान बनाए गए हैं, रमाबाई मैदान, जिसमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, तो जब भी मायावती जी कॉल करती हैं लाखों लोग वहाँ पर उनके बुलावे पर जाते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का जो अभी आपने कहा है कि स्थानीय लेवल पर जो चीज़ें हैं, कहीं राजनीतिक कारण होते हैं, कहीं सामाजिक कारण होते हैं, कहीं जातीय कारण होते हैं, बहुत सारे कारण हैं। मतलब इस विषय में किसी एक कारण को हम लोग यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो बिखराव है वो बर्बादी का कारण बनेगा। और जब आप इकट्ठे होंगे SC/ST समाज के लोग, तो इनका विकास कोई रोक नहीं पाएगा। सर, जैसा कि आपने इकट्ठे होंगे, सर जब मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, बहन जी का बहुत अच्छा शासन था, कहा जाता है कि उनका जैसा शासन पूरे देश में अभी तक किसी ने दिया। तो अब जो बहुजन समाज और खासकर दलित समाज है, वो बहन जी के साथ रहेगा 2024 में या कहीं और जाएगा सर? देखिए, कोई कुछ भी बोलता रहे। मैं यहाँ पर एक अर्जुन सिंह जी तत्कालीन जो है HRD मिनिस्टर थे कांग्रेस सरकार की, बहुत पुरानी बात करता हूँ, और एक SC/ST समाज का एक डेलीगेशन से मिलने गया था। इशू था वाइस चांसलर्स की नियुक्ति में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात थी। सब लोगों ने कहा कि मायावती के साथ लोग नहीं है, मायावती के साथ लोग नहीं है, हम लोगों को आप पार्टी में आगे करिए, हम आपको SC/ST समाज का पूरा समर्थन दिलवाएंगे। उन्होंने 1 घंटे तक बात सुनी, और बात सुनने के बाद में उन्होंने जो टिप्पणी की, आज से 20 साल पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं आपकी सारी बातें स्वीकार करता हूँ, मैं HRD मिनिस्टर हूँ भारत सरकार का, आपके वाइस चांसलर्स भी लगाऊंगा SC/ST समाज के, आपके प्रोफेसर्स भी लगाऊंगा, लेकिन मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ कि SC/ST समाज मायावती जी के पीछे नहीं है। मायावती एकमात्र दुनिया की ऐसी नेता हैं जिनके साथ में उनका समाज बिल्कुल आंख बंद करके उनके पीछे है, और मायावती जी अकेली राजनेता हैं दुनिया की जो अपने वोट को ट्रांसफर करने की पावर रखते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा नेता दुनिया में बना ही नहीं जो वोट को ट्रांसफर कर सके। ये मेरा बयान नहीं है, ये तत्कालीन HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह का बयान मैं आपको यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। जो भी नेता ये कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज मायावती जी के पीछे नहीं, वो बिल्कुल कोरा झूठ बोलता है। आज भी भारत का अनुसूचित जाति समाज बहन मायावती जी के पीछे एक लामबंद होकर खड़ा हुआ है। सर, जैसे आपने कहा बहन जी के साथ लामबंद होकर खड़ा हुआ है, तो 2024 में क्या बहन जी या और जो विपक्ष की पार्टी इंडिया अलायंस है, क्या भाजपा को सत्ता से हटा पाएंगे? देखिए, ये समय तय करेगा कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। सीटों का बंटवारा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बनेगा। गलत बयानबाजी एक दूसरे के प्रति जो हो रही है, कभी हमारे कांग्रेस के नेता हैं जो लोकसभा में भी नेता हैं, अधीर रंजन, वो कुछ बोल देते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के विषय में, कभी केजरीवाल के बारे में कुछ बोल दिया जाता है, कभी अखिलेश यादव के बारे में कमलनाथ जी बोल देते हैं, कौन अखिलेश। ये जो बयानबाजी हुई है, इस बयानबाजी से इन लोगों को बाजाना चाहिए। वरिष्ठतम स्तर पर जो कमेटी है उसको बैठ करके सीटों का बंटवारा करना चाहिए। अपनी असली स्थिति का आकलन करके नहीं कि उच्च सीटों पर दावा करना चाहिए जहां पर जो पार्टी अपनी जीत की स्थिति में अपने आप को पा रही है। सभी लोगों को अलग अलग, सिंगल, अगर एक बीजेपी और सामने इंडिया गठबंधन, आमने सामने की टक्कर अगर ये कराने में कामयाब होते हैं तो 2024 के नतीजे निश्चित रूप में भारत में एक बदलाव की तरफ एक इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पाया, ये बयानबाजी ही बंद नहीं हुई, एक दूसरे के प्रति भरोसा विश्वास का दायरा ही नहीं बन पाया, तो निश्चित रूप से इस समय की अगर बात करें तो जो NDA
की हम बात करते हैं, एनडीए इस समय काफ़ी मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इंडिया गठबंधन के नेता कितना त्याग करते हैं, कितना सेक्रीफाइस करते हैं, कितना एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं। और अगर ऐसा होता है कि ईमानदारी से ये सब चीज़ें तय होंगी, तो ऐसा है कि 2024 में बदलाव की गुंजाइश मुझे दिखाई देती है। तो ये थे हमारे साथ केपी चौधरी। इन्होंने कहा कि 10 तारीख को सब लोग इकट्ठे हों मेरठ में ना जी, मेरठ में सब लोग 10 तारीख वहाँ इकट्ठे हों। और इन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस, अगर एनडीए साम चलता है तो सबको थोड़ा थोड़ा अपना त्याग करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना हो सीटों का, तभी ये एनडीए गठबंधन को हरा सकते हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ इंडिया न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।